हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परख प्रोजेक्ट तैयारी उड़ान की का सेट 5 का क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में आपको सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सारे एमसीक्यूज़ का सही आंसर मिलेगा, सारे सब्जेक्टिव का सही आंसर मिलेगा। तो बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन चारों मॉडल सेट के क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से देखिए, समझिए और कुछ आंसर्स को याद करने की भी ज़रूरत है, उसको याद कीजिए और रिटन रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग परख प्रोजेक्ट का सेट 5 का क्वेश्चन आंसर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट परख का जो सेट 5 है, आपको पहले भी बहुत बार रिमाइंड कराया जा चुका है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे और बेटा जो सही ऑप्शन रहेगा उसको अपने कॉपी में आंसर जरूर लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल? मानव मादा में अंडजनन की प्रक्रिया कब आरंभ होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए ड्यूरिंग मिनार्की, बी एट प्यूबर्टी, सी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और डी ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो आपको ये बता दें कि जो मानव मादा में मतलब ह्यूमन फीमेल में जो oogenesis यानी कि अंडजनन की प्रक्रिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही शुरू हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर? बहुत बार ये क्वेश्चन रिवाइज करा दिया गया है और आपको आंसर भी अब तक याद हो गया होगा। तो मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची के रूप में किसे जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए लाइगेज, बी हेलिकेज, सी टोपोआइसोमरेज और डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाना जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी आपके लिए फैमिलियर हो चुका है। डार्विन्स थ्योरी बेस्ड ऑन, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए म्यूटेशन, बी नेचुरल सिलेक्शन, सी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और डी नन ऑफ दिस। तो जैसे ही डार्विन्स थ्योरी की बात करते हैं बेटा, तो डार्विन्स थ्योरी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताता है, यानी प्राकृतिक चयन के बारे में। सो डार्विन जो है उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी बहुत ही बार प्रैक्टिस कराया जा चुका है। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन का भी रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स प्रोकार्योटिक कोशिका में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल किन में पाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। वायरसेस, अलगी, फंजाई और बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स प्रोकार्योटिक कोशिका में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज? आवृत बीजियों में बनने वाले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। हेप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। बेटा अगर आप पहले के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा कि एंडोस्पर्म बनता है जब फ्यूजन यानी कि संलयन होता है एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेंटर सेल के बीच में, ठीक है। और ये भी जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो फ्यूजन बिटवीन 1 मेल गैमेट, ठीक है, ये नर युग्मक है, 1 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, पोलर न्यूक्लियाई के बीच में जब फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो ये बनता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर आपको जब हम लोग n को काउंट करते हैं, n कितना हो गया? 3n, और 3n को हम लोग ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, है ना। तो पूछता है यहाँ पर कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन। इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर?
एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? जब भी हम लोग कोई आहार श्रृंखला स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको पौधों से। कोई भी आहार श्रृंखला पौधों से स्टार्ट होती है। ये प्लांट हो गया, प्लांट को खा रहा है गोट यानी कि बकरी, और बकरी को खा रहा है लायन यानी कि शेर। तो प्लांट क्या हो गया? प्लांट हो गया तुमको उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। और गोट क्या हो गया? गोट जो है एक हर्बीवोर्स है, ये शाकाहारी है ना। वैसे जीव जो पादप पर निर्भर करते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये तुमको हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। और लायन क्या हो गया? लायन हो गया तुमको सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर एक फूड चेन का डायग्राम तुरंत में बना लिए हैं तो देख रहे हैं कि प्लांट जो है वो उत्पादक वर्ग में आते हैं यानी कि प्रोड्यूसर। प्लांट को खाने वाला जो जीव है जो शाकाहारी कहलाता है, जो हर्बीवोर कहलाता है, वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। और हर्बीवोर को, शाकाहारी जंतु को जो मांसाहारी जंतु खाता है, ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी क्या कहलाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? ये मेंडल के चैप्टर से लिया गया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर संकरण। ठीक है, जिसमें मेंडल ने गोल एवं पीले बीज का संकरण झुर्रीदार एवं हरे बीज से कराया था। तो जब आप ये क्रॉस का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या था। फिनोटिपिक रेशियो था आपका 9:3:3:1। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो था। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था? जीनोटिपिक रेशियो था एक 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है और ये आपका है फिनोटिपिक रेशियो। सो आपका फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड? वैसे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और ड्राई फ्रूट। चारों का मतलब समझो। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है वैसे फल जो ओवरी या अंडाशय से विकसित होते हैं, उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं। फॉल्स जैसे कि आम, यह ट्रू फ्रूट का उदाहरण है ना। वैसे फल जो ओवरी या अंडाशय से बनते हैं, निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाता है, जो ओवरी है वो फल बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तो वो कहलाएगा ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ओवरी से नहीं बनता है बल्कि ये थैलमस से बनता है, तो ये तुमको फॉल्स फ्रूट हो गया। ठीक है, और वैसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेक जनित फल कहा जाता है। और ड्राई फ्रूट तो हो गए वे काजू, किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन है द फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज वॉज रिटन बाय, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, माल्थस, डार्विन, हेल्डेन और लेमार्क। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक बुक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत कॉमन है और आने का चांस भी है। क्या है क्वेश्चन? अ ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन? तो इसके पहले के वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये रिवाइज कराया जा चुका है कि जो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस है वो विटामिन ए में रिच होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्लूटेनिन, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड? डिप्लॉयड मतलब गुणसूत्रों की संख्या 2n। ठीक है, मेल, आपके पास 4 ऑप्शन है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट और एग सेल। तो मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक नहीं होगा क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n। ठीक, उसी तरह फीमेल गैमेट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या n है।
जायगोट कैसे बना बेटा? जायगोट बना जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन हुआ। तो संलयन मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, ये हो गया ना 2n। और एग सेल भी नहीं होगा, क्योंकि एग सेल जो है वो क्या है, वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो पूछता है कि कौन डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कौन है? डिप्लॉइड जो है वो युग्मनज है, यानी कि जायगोट है। ठीक, सो जायगोट विल बी द राइट आंसर। एक्रोजोम इज प्रेजेंट इन, एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए एग सेल, बी प्राइमरी फॉलिकल, सी हेड ऑफ स्पर्म एंड डी मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। तो आप ये देखिएगा कि एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्रोजोम हेड ऑफ स्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोजोम पाया जाता है हेड ऑफ स्पर्म में। सो आपका सही आंसर हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई और डी 12 जुलाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है? तो सर्टोली सेल्स हम लोग कहाँ पढ़े हैं? सर्टोली सेल्स हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र में। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए टेस्टिस, बी ओवरी, सी लंग्स और डी लीवर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस नर जनन भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उसमें सर्टोली सेल्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए? तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और नन ऑफ दिस। तो रेप्लिकेशन क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ डीएनए से ही एक और डीएनए की बनने की प्रक्रिया। डीएनए अपने ही जैसा एक और फोटोकॉपी तैयार करता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाएगा ना बेटा, अब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो ये प्रक्रिया कहला जाएगा ट्रांसलेशन। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरएनए बना है डीएनए से, तो सही आंसर ट्रांसक्रिप्शन। और बच्चों को ये बता दे कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन, और इसी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्री बोर्ड में आया हुआ है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पेलियोंटोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी नन ऑफ दिस। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई और डी कोलकाता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम? कितना आसान क्वेश्चन कि पारी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोगों को पता है वो क्या है, सूर्य है, सन है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए सन, बी एटीपी, सी कंज्यूमर और डी डिकम्पोजर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन क्या है बेटा? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने
एक कवक एक फंजाई से की थी और फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शंस आर ए एस्परजिलस, बी पेनिसिलियम नोटेटम, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के भाग हैं, कौन है? ऑप्शंस आर ए इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, बी सिंथेसिस ऑफ अ जीन, सी करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन एंड डी डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के भाग हैं सी करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वाज, प्रथम मनुष्य जैसा प्राणी कौन था? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ए रामापिथिकस, बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सी होमो हैबिलिस और डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स को ये बता दें कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था? रामापिथिकस का। ये पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। रेड हुज डेटा, क्वेश्चन नंबर 22, हुज डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध कराता है? तो बच्चों को ये बता दें कि वैसे जीव जो खत्म होने के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड, तो रेड डेटा बुक में उन्हीं का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उन्हीं का डेटा को रखा जाता है। सो हुज डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द रेड डेटा बुक? ऑप्शंस आर रेड फ्लावरिंग प्लांट, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेड आइड बर्ड्स एंड रेड कलर्ड फिश। तो रेड डेटा बुक क्या हुआ? रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें कि इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि विलुप्त प्राय पौधों व जंतुओं का डेटा इसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है डीडीटी है, डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। तो डीडीटी क्या है? तो दे रहा है ए नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बी डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, सी एंटीबायोटिक और डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों को ये बता दें कि डीडीटी क्या है? तो डीडीटी विघटित ना होने वाला प्रदूषक है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक। हु गेव द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 24, हु गेव द वर्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए लिनियस, बी विलियम, सी ओडम और डी हेकेल। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द हेकेल ने दिया था। हेकेल का पूरा नाम अर्नस्ट हेकेल है, अर्नस्ट हेकेल नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी का शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर नोन एज, लैंगिक संचारित संक्रमण जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वेनेरल डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बी सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों को ये बता दें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो हैं वो वेनरल डिजीजेस भी कहलाते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी आरटीआई भी कहलाता है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट बी में ही, सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको कोई 7 करना है। तो फिर से वही बात कि आप देख लीजिएगा कि किन 7 क्वेश्चंस पे आपका कमांड है, आप उन्हीं 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर को अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, नेम 1 सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल। तो सेक्स हार्मोन जो है ह्यूमन मेल के द्वारा जो स्रावित होता है उसका नाम क्या है? तो आंसर कितना आसान है, वो टेस्टोस्टेरोन है। सो सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल इज टेस्टोस्टेरोन। मानव नर द्वारा स्रावित किए जाने वाले लिंग हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वेजिटेटिव हाइब्रिड प्रोड्यूस फ्रॉम पोटैटो एंड टोमेटो। पोटैटो और टोमेटो के द्वारा जो हाइब्रिड, जो कायिक संकर बना है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोमैटो। दोनों को मिला करके, मतलब आलू और टमाटर को मिला करके जो संकर बना है, जो हाइब्रिड वैरायटी बना है, उसका नाम क्या है? तो पोटैटो प्लस टोमेटो इज इक्वल टू पोमैटो।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है व्हाट इज पैरासिटिज्म, परजीविता क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है। जब एक जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, डिपेंड करता है फॉर फूड एंड शेल्टर, तो एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे जीव को हानि हो रहा है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं या परजीविता कहते हैं। जैसे पैरासिटिज्म इज जनरली डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू लिविंग स्पीशीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। दो जीवित प्रजातियों के बीच एक संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, इसको कहते हैं परजीविता। जैसे कि बालों में पाया जाने वाला जू वो क्या है, एक परजीवी है कि उसको फायदा हो रहा है और जिस पर वह निर्भर कर रहा है उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म लिखे, तो एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का, इसको याद कर लेना, एमटी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो ट्यूबेक्टोमी क्या है, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनमें फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली काट के बांध दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब इज सर्जिकली कट एंड टाइड, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो नसबंदी के लिए महिला के फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकल तरीके से काटने को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और अगर मेल आएगा तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेल में होता है वेसेक्टोमी, जिसमें कि उसके वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली कट करके टाइड किया जाता है। तो यहाँ फीमेल पूछा है तो फीमेल, एफ से फीमेल और एफ से फेलोपियन ट्यूब, है ना, इसको सर्जिकली सील किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर लिली पॉलिनेटेड बाय विच फैक्टर। वाटर लिली का परागन कैसे होता है, तो ये बता दें बच्चों को कि वाटर लिली के फूल जो है वो पानी के स्तर से ऊपर निकलते हैं और कीड़ों या हवा द्वारा यानी कि इंसेक्ट और विंड द्वारा वो उनमें परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द नेम ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक यौन अंग कौन है, ह्यूमन फीमेल का। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किनको कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनसे गैमेट बनता है और जिनसे सेक्स हार्मोन निकलता है। तो ह्यूमन फीमेल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरी, है ना, अंडाशय हो जाएगा आंसर, क्योंकि ओवरी के दो काम है। ओवरी का काम है फीमेल गैमेट बनाना यानी कि एग, अंडाणु, और दूसरा काम है फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है डिफाइन लैक्टेशन एमेनोरोइया। लैक्टेशन एमेनोरोइया किसको कहते हैं, तो लैक्टेशन एमेनोरोइया विधि जो है वो स्तनपान द्वारा अस्थायी रूप से गर्भावस्था को रोकने में मदद करने का एक तरीका है। सो लैक्टेशन एमेनोरोइया मेथड LAM is a way for breastfeeding to temporarily help prevent pregnancy. Question number 34, write the name of start codon. प्रोटीन सिंथेसिस से ये चैप्टर है। प्रोटीन सिंथेसिस किससे शुरू होता है, तो उस कोडोन का नाम है AUG, और स्टूडेंट्स को ये बता दें कि AUG के द्वारा मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड का कोड होता है। ठीक है, मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड बनता है। तो सबसे पहले जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो जो स्टार्टिंग कोडोन है वो क्या है, वो AUG है, और AUG के द्वारा जो सबसे पहला अमीनो एसिड को कोड किया जाता है वो क्या है, वो मिथियोनिन है। सो स्टार्टिंग कोडोन AUG, इसी को इनिशिएशन कोडोन भी कहा जाता है। हो गया। सेक्शन B, लघुत्तरीय आधारित प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 35 में जब हम लोग बढ़ते हैं बेटा, इसमें 35 वाले क्वेश्चन में तुमको कोई 6 क्वेश्चन ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 35, राइट अबाउट, इसमें कोई भी 6 राइट अबाउट
ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में लिखे। तो बच्चों को ये बता दें कि हरित क्रांति जो है वो MS स्वामीनाथन नामक वैज्ञानिक ने शुरू किया था। और ये जब सेक्शन स्टार्ट हुआ है बेटा, सेक्शन बी लघु उत्तरीय आधारित प्रश्नोत्तर, तो इसमें तुमको कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो फिर से वही बात हम तुम लोग को सजेस्ट करेंगे, बेटा देख लेना 6, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेना इस सेक्शन का, और जिस 6 पे तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, तो तुम लोग वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन है राइट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है। तो तुम लोग को ये बता दें कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे, और हरित क्रांति एक ऐसी अवधि थी जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसके दौरान भारत में कृषि को प्रौद्योगिकी को अपनाकर एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था। जैसे उच्च उपज वाले किस्म HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाओं का उपयोग, कीटनाशक और उर्वरक, ये सारा उपयोग किया गया था। सो हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हुआ? It was began in 1960s, during which agriculture in India was converted into a modern industrial system by the adoption of technologies such as the use of high yielding variety। ये full form याद कर लेना। What is the full form of HYV? High yielding variety seeds, mechanized farm tools, irrigation facilities, pesticides and fertilizers। Question number 36. What do you understand by biopiracy? बायोपायरेसी क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य संगठन संबंधित राष्ट्र से उचित अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी अन्य राष्ट्र के जैविक संसाधनों या अद्वितीय जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो इसे बायोपायरेसी कहा जाता है। पायरेसी वर्ड तो तुम लोग को पता है। तो जब किसी भी राष्ट्र का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी अनुमति के बिना अगर कोई दूसरा नेशन इसको यूज कर रहा है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला रहा है, तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ओवरी। इसके पहले के भी वीडियोस में इसका डायग्राम का प्रैक्टिस करा दिया गया है। तो ये तुम्हारा बुक से लिया गया डायग्राम है, ओवरी का डायग्राम है। ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम को तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्क्राइब्ड जीन गन। जीन गन क्या है? जीन गन क्या है? जीन गन, जिसको कि बायोलिस्टिक गन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कोशिकाओं तक बहिर्जात डीएनए यानी कि एक्सटर्नल डीएनए, एक्सोजीनस डीएनए या आरएनए या प्रोटीन पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारी धातुओं के कणों पर रुचि के जीन का लेप लगाया जाता है। फिर इन सूक्ष्म प्रक्षेपकों को मेजबान कोशिकाओं में वांछित आनुवांशिक जानकारी के एकीकरण के लिए यांत्रिक बलों का उपयोग करके कोशिका में प्रक्षेपित किया जाता है। A gene gun, which is also known as ballistic gun, is a device used to deliver exogenous DNA, RNA or protein in cells. In this process, particles of heavy metals are coated with a gene of interest. Then these microprojectiles are fired into cell using mechanical forces for integration of desired genetic information into host cells. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राइट ब्रीफ अकाउंट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो वंशावली विश्लेषण एक विशिष्ट गुण का अध्ययन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है या किसी विशिष्ट विशेषता के लिए वंशानुक्रम के पैटर्न की व्याख्या करने में सहायता करता है। साथ ही यह निर्धारित करने में भी सहायता करता है कि क्या विशेषता प्रभावी है या अप्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 40, राइट अबाउट वन मेंडेलियन डिसऑर्डर। किसी भी एक मेंडेलियन विकार के बारे में आपको लिखना, कोई भी जो तुम याद करके जाओगे। इस आंसर में तैयार कराया गया है हेमोफीलिया के बारे में। यह हेमोफीलिया डिजीज क्या है? हेमोफीलिया यह एक लिंग आधारित अप्रभावी विकार है। हेमोफीलिया से प्रभावित लोगों के रक्त में फैक्टर अनुपस्थित होते हैं, इसलिए रक्त अच्छी तरह से नहीं जम पाता है, ब्लड नहीं क्लॉट होगा। इसका कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन है। हेमोफीलिया की विषम युग्मनजी मादा जो वाहक है, जो कैरियर है, ह्यूमन फीमेल जो हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो कैरियर है, और यह इस रोग को उसके बेटों तक पहुंचा सकती है।
किसी महिला के हेमोफिलिक होने की संभावना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसी महिला की माँ कम से कम वाहक होनी चाहिए और पिता को हेमोफिलिक होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो हेमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और जिनको हेमोफीलिया होता है बेटा उनके ब्लड में वो फैक्टर एब्सेंट रहता है जिनसे ब्लड क्लॉट करता है। तो क्या होगा, एक मामूली सा भी कट होगा तो वैसे लोग जो हेमोफीलिया से ग्रसित हैं उनके शरीर से खून बहने लगेगा। तो जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है वो इसकी कैरियर होती है और अपने बेटों तक वो रोग को पहुंचा सकती है। रेयर ही कोई महिला हेमोफिलिक होगी तब जब उसकी माँ कैरियर हो और उस महिला के पापा जो है वो हेमोफिलिक हो, तब इस केस में महिला को होगा, लेकिन ये फीमेल में रेयर होता है। हाँ, हेट्रोजाइगस फीमेल है वो कैरियर बनेगी और अपने बेटों तक हेमोफीलिया का रोग पहुंचाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42, राइट डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक और असंक्रामक रोग के बीच में अंतर लिखें। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये बता दें कि वैसे रोग जो एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है उसको संक्रामक रोग या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जैसे टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये सब संक्रामक रोग है। और वैसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है इसको असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब नहीं फैलता है। तो संक्रामक रोग कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन हुए? पैथोजेंस हुए रोगाणु, ठीक है, रोगाणु जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, जिनसे कि बीमारी होता है, फैलता है, इनको कहते हैं पैथोजेंस। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है ये क्यों होता है? ये पैथोजेन के कारण होता है, और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो पैथोजेन के चलते नहीं होता है, तो कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजेंस। जो संक्रामक रोग है वो कॉज ड्यू टू एक्सट्रिंजिक फैक्टर, और इन्फेक्शियस रोग जो है वो कॉज ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक्सट्रिंजिक फैक्टर क्या होगा? एक्सट्रिंजिक फैक्टर हो जाएगा गंदा खाना, दूषित भोजन, दूषित पानी, ये सब एक्सट्रिंजिक फैक्टर है। कोई स्टूडेंट अगर दूषित भोजन या दूषित पानी लिया तो हो सकता है उसको टाइफाइड हो जाए। तो इस एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब कि बाह्य कारकों के चलते संक्रामक रोग हो रहा है, और इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब हो सकता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जम गया हो तो बीपी हाई हो रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो गया है, या ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का लक्षण दिखने लगा हो। तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के चलते होता है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो सीधे एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, जो असंक्रामक रोग है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जो संक्रामक रोग है उसका 2 उदाहरण दिया है, कॉलरा और मलेरिया, और जो नॉन संक्रामक रोग है उनका 2 उदाहरण दिया है, डायबिटीज़ और ग्वाइटर। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझा दिया गया है डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, पार्ट सी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया है, और सबसे अच्छी बात कि तुमको इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा और तुमको कोई 4 ही करना है। आंसर लिखने से पहले बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप 6 क्वेश्चंस प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर जो अच्छा लगेगा उस पर लिखना शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? डाइवर्सिटी मतलब विविधता और बायो मतलब जीव। तो इस संसार में बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसी को तो जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तो आपके पास 4 कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है प्राकृतिक आवासों की रक्षा करके, प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या हुआ? जहाँ पर कोई जीव रह रहा है उसको हैबिटेट कहते हैं, उसका आवास। तो आप उसकी रक्षा अगर करेंगे तो जाहिर सा बात है कि आप बायोडाइवर्सिटी की रक्षा कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आवासों की रक्षा करके, तो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमियों का संरक्षित करें। प्रिजर्व फॉरेस्ट, प्रिजर्व ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स टू मेंटेन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है इनेक्ट लॉज एंड पॉलिसीज, कानून और नीति बना करके।
तो क्या करना होगा, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा, वनों की कटाई को रोकने और वन्य जीव व्यापार को विनियमित करने के लिए कानून स्थापित करना होगा और उसे लागू भी करना होगा ताकि हम जैव विविधता का संरक्षण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट, सामुदायिक सहभागिता। बेटा जब भी जैव विविधता के संरक्षण की बात आती है तो आप स्थानीय लोगों को नहीं भूल सकते हैं। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शिक्षित करना और शामिल भी करना, आर्थिक लाभ प्रदान करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो आपको क्या करना होगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको आपको एजुकेट करना होगा, उनको इन्वॉल्व करना होगा और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराना होगा और साथ ही साथ उनको प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये सारा पॉइंट जो है वो कि इसलिए बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना और नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना। और लास्ट है प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण पर्यटन, टिकाऊ कृषि और जिम्मेदार उपभोग जैसी टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज इको टूरिज्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन टू रिड्यूस ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये सारे पॉइंट अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारा एक 5 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो oogenesis क्या हुआ, oogenesis हुआ अंडजनन। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और कहाँ पर हो रहा है, ओवरी में हो रहा है, और ओवरी बोले तो ह्यूमन फीमेल है ना। अंडजनन एक जटिल प्रक्रिया है जो अंडाशय में होता है और इसमें मादा युग्मक या डिंब का निर्माण और विकास शामिल होता है। और इसमें जो तुमको डायग्राम दिया हुआ है, तुमको ये डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना होगा। ये तुम्हारे साइंस बुक से लिया गया डायग्राम है। यहाँ पर देखो ऊगेनिया है, माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन के बाद ये प्राइमरी oocyte। इसमें जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तब सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम का निर्माण, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो आप जब इस डायग्राम को देखिएगा तो आपको इस डायग्राम के आधार पर आपको 5 पॉइंट याद करना है। सबसे पहले है आपका ओगोनियम फॉर्मेशन, सेकेंड है आपका प्राइमोडियल फॉलिकल फॉर्मेशन, थर्ड है आपका प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोथ, फोर्थ है आपका मियोसिस 1 और फिफ्थ है आपका मियोसिस 2। ओगोनियम फॉर्मेशन में क्या होता है, ओगोनियम फॉर्मेशन में ओगोनियम क्या है, यह एक प्रकार का कोशिका है जो ओवरी में पाया जाता है और इसी ओगोनियम में oogenesis की प्रक्रिया शुरू होती है। oogenesis मतलब कि अंडाणु का निर्माण, जेनेसिस ऑफ ओवम, उसको कहते हैं oogenesis। तो ओगोनियम एक प्रकार की कोशिका है जो अंडाशय में पाई जाती है। यह अंडजनन के लिए अग्रदूत की कोशिका है। मतलब oogenesis कैसे शुरू होगा बेटा, जब ओगोनियम में जो कि ओवरी में पाया जा रहा है इसी में अंडाणु का निर्माण शुरू होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका प्राइमोडियल फॉलिकल फॉर्मेशन। द ओगोनियम सेल गिव राइज टू प्राइमोडियल फॉलिकल विच कंटेन्स द oocyte। ठीक। थर्ड है आपका प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोथ। द प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा और जैसे ही इसमें मियोसिस 1 होगा तो इससे सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 किस में होता है, सेकेंडरी oocyte में होता है। द सेकेंडरी oocyte अंडरगोज मियोसिस 2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर ओवम एंड अनदर पोलर बॉडी। यही तुमको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम है। ओगोनिया एक ऐसा सेल है जिसमें oogenesis शुरू हो जाता है। इसमें माइटोसिस और डिफ्रेंशिएशन होता है तो प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, और ओवम बनने की प्रक्रिया ही oogenesis कहलाती है। सो इस डायग्राम के आधार पर तुमको ये क्वेश्चन का आंसर समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस विथ एग्जाम्पल। सप्रभाविता को उदाहरण सहित वर्णन करें। तो कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस इज अ जेनेटिक फिनोमिनन वेयर 2 डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन आर प्रेजेंट टुगेदर एंड बोथ एलील्स हैव एन इक्वल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप।
तो सप्रभाविता एक आनुवांशिक घटना है जहां एक ही जीन के दो अलग अलग एलील एक साथ मौजूद होते हैं और दोनों एलील का फेनोटाइप पर समान प्रभाव पड़ता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है इसमें एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो तुमको कोडोमिनेंस का उदाहरण है और इसमें यह समझाया गया है कि मनुष्यों में जो एबी ब्लड ग्रुप है इसमें दो एलील होते हैं। कौन कौन दो एलील? एक ए और दूसरा बी। जब दोनों एलील एक साथ मौजूद होते हैं तो व्यक्ति का रक्त समूह जो है वो क्या हो जाता है? ए बी होता है। यहाँ ए और बी एलील्स का फेनोटाइप पर समान प्रभाव पड़ता है। सो इन ह्यूमंस द ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज टू एलील्स A and B. When both alleles are present together, the individual's blood group is AB. Here the A and B alleles have an equal effect on the phenotype. So AB blood group is the best example of codominance. या AB रक्त समूह जो है वो उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? सहप्रभाविता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पहले भी हम लोग करा चुके हैं। डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विथ डायग्राम। आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, इसके पहले के क्लास में हम लोग कर चुके हैं। जो ह्यूमन मेल होते हैं उनके पास कैसा गुणसूत्र होता है? XY। और जो ह्यूमन फीमेल होते हैं उनके पास कैसा गुणसूत्र होता है? XX। तो जब मेल के साइड से X क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल के साइड से X क्रोमोसोम आ रहा है तो ये XX है, जो होने वाली बेबी जो होगी वो क्या होगी? वो गर्ल होगी, है ना, गर्ल चाइल्ड होगा। और जब मेल के साइड से Y गुणसूत्र आता है और फीमेल के साइड से X गुणसूत्र आता है तो Y और X माने XY जो है वो क्या होते हैं? वो बेबी बॉय हो जाएगा, लड़का होगा यहाँ पे। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग है। ये फ्लो चार्ट आपको प्रैक्टिस करा दिया गया है और पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के साइड से होता है। अगर पिता के साइड से X क्रोमोसोम आया है तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगी वो गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर फादर साइड से Y क्रोमोसोम आया है तभी न्यू बॉर्न बेबी हो जो वो बेबी बॉय होगा। तो यहाँ पर बता दें कि मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मेल यानी कि नर डिसाइड करते हैं, उनके साइड से डिसीजन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 47 डिस्क्राइब द डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों को ये बता दें कि ये जो है डिकम्पोजिशन साइकिल, तो डिकम्पोजिशन साइकिल जो है तुमको ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। डेट्रीवोर्स जो हैं वो कौन हुए? डेट्रीवोर्स हुए वो जो डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करते हैं। और डेट्राइटस कौन हुआ? डेट्राइटस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, सूखा पेड़ का पत्ता या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तुम कह सकते हो डेट्राइटस, जिसपे कोई जीव अपना एक्शन दिखा सकता है। तो डेट्रीवोर्स एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये पहला स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ये दूसरा स्टेप लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल horizon and great precipitates add unavailable salt. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism. ये तीसरा स्टेप। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। डिकम्पोजिशन जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ detritus and chemical climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in buildup of organic materials. ये इकोलॉजी से लिया गया चैप्टर है और यहाँ पर देखो ये डिकम्पोजिशन का डायग्राम पूरा समझाया गया है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटना, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन या अपघटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, एक्सप्लेन अबाउट इट। जैविक खाद्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाती है, इसके बारे में वर्णन करें। तो जब भी बात आएगी बायो फर्टिलाइजर्स की, तो बायो मतलब
जीव और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, जब किसी जीव का उपयोग खाद के रूप में किया जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। जैसे ब्लू ग्रीन हल्की, नील हरित शैवाल, है ना, ये खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। सो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर बायो फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को सियानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। So various types of organisms are used to manufacture biofertilizers. For example, blue-green algae or cyanobacteria are caused by bacteria and fungi. Several genera of cyanobacteria, for example, nostoc, Anabaena, etc., take nitrogen gas from the atmosphere and convert it into nitrogenous compound. In these, a special cell called heterocyst is found, which plays a major role in nitrogen fixation and increase the fertility of the soil. Symbiotic bacteria, for example, Rhizobium, forms glands in the roots of plants of the pea family and converts nitrogen gas from the atmosphere into nitrogenous compounds. This increases the nutritional power of the soil. Free living bacteria found in the soil, for example, Azotobacter, Azospirillum, also stabilize the nitrogen of the atmosphere. Mycorrhiza fungi provide nutrients to the plants. The filaments of the fungus absorb phosphorus and other nutrients from the soil and make them available to the plants. Mycorrhiza क्या हुआ? Mycorrhiza association हुआ fungi plus root of higher plants. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक के बारे में तुमको समझाया गया है। तो आज अभी हम लोग मॉडल परख का मॉडल सेट 5 हम लोग पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं। आप सारे वीडियोस को सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक सारे वीडियोस का आपका सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, समझाया गया है। आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होइए, आंसर लिखिए और खूब अच्छे नंबरों से पास कीजिए। यही हम सारे शिक्षकों की शुभकामना है। धन्यवाद।